नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस जिद की जो इंसान को राख से उठकर आसमान छूने की ताकत देती है। यह कहानी है एक औरत के उस स्वाभिमान की जिसे कुचलने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन वह हर बार और भी निखर कर सामने आई। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए दिल्ली के उस भव्य इमारत के बाहर, जहां आज एक इतिहास रचे जाने वाला था। नई दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएसएससी की भव्य इमारत के बाहर खड्डी नंदिनी के दिल की धड़ाकनें बहुत तेज थीं। आज उसका आईएएस का साक्षात्कार था। उसके आसपास खद्दे बाकी उम्मीदवार महंगे सूट और रेशमी सादियों में सजे हुए थे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था और आंखों में एक अलग तरह का गुरूर। लेकिन नंदिनी उन सब से बिल्कुल अलग थी। उसके शरीर पर एक साधारण सी सूती सादी थी, जिसका पल्लू बस स्टैंड पर एक कील में फंसकर बुरी तरह फट गया था। नंदिनी के पास दूसरी सादी खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके पिता दामोदर, जो एक छोटे से गांव में मजदूरी करते थे, उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़ कर उसे दिल्ली भेजा था। नंदिनी ने उसी फटे हुए हिस्से को सेफ्टी पिन से किसी तरह छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन वह फटी हुई सादी उसकी गरीबी और उसके कढ़े संघर्ष की गवाही दे रही थी। उसे याद आया, आज सुबह ही उसके पिता ने फोन पर क्या कहा था। बिटिया, ये मत सोचना कि तुम्हारे कपड़े कैसे हैं। जब तुम उस कमरे में बैठोगी तो तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा संघर्ष बोलेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जा और अपना हक छीन कर ला। पिता के इन शब्दों ने नंदिनी के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने गहरी सांस ली और अपनी फटी साधी के पल्लू को ठीक करते हुए इमारत के अंदर कदम रखा। प्रतीक्षालय में बैठे बैठे आखिरकार उसका नाम पुकारा गया। उम्मीदवार क्रमांक 732, नंदिनी, कृपया बोर्ड रूम नंबर 3 में प्रवेश करें। नंदिनी ने अपनी फाइल सीने से लगाई और धड़कते दिल के साथ उस भारी लकड़ी के दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर एक बद्दी सी गोल मेज थी, जिसके उस पार 5 लोग बैठे थे। बीच में साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष श्री गजेंद्र बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक शांत और गंभीर मुस्कान थी। नंदिनी ने अपनी नजरें झुकाकर अंदर कदम रखा। सुप्रभात सर, सुप्रभात मैम। अध्यक्ष गजेंद्र ने बहुत ही सौम्य आवाज में कहा। सुप्रभात नंदिनी, कृपया बैठ जाइए। नंदिनी ने कुर्सी पर बैठते ही जब अपनी नजरें ऊपर उठाईं तो उसके हाथ से फाइल छूटते छूटते बची। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और सांसें गले में ही अटक गईं। बोर्ड के 5 सदस्यों में से सबसे दाईं ओर जो व्यक्ति बैठा था, उसे देखकर नंदिनी का पूरा शरीर सुन्न पड्डीडीएच गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति सूर्यकांत था। वही सूर्यकांत जो अब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बन चुका था। वही इंसान जिसने 5 साल पहले नंदिनी को आधी रात को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। नंदिनी की आंखों के सामने वो खौफनाक रात किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। जब सूर्यकांत ने उसकी सारी किताबें फाड़ डेच कर आग में फेंक दी थीं। तुम्हारी औकात मेरे जूतों के बराबर है नंदिनी। एक नौकरानी की तरह इस घर में आई थी और नौकरानी ही रहोगी। आईएएस अफसर की पत्नी बनने के लायक नहीं हो तुम, जाहिल गंवार कहीं की। निकल जाओ मेरे घर से और भूल कर भी कभी मेरी बराबरी करने का सपना मत देखना। उस रात नंदिनी नंगे पैर रोती हुई अपने पिता के घर लौटी थी। लेकिन उस रात उसने एक कसम खाई थी। उसने कसम खाई थी कि वह रो रो कर अपनी जिंदगी नहीं काटेगी। वह उसी परीक्षा को पास करेगी जिसका गुरूर सूर्यकांत को था। और आज 5 साल की जीतोदाह मेहनत, भूखे पेट रातें गुजारने और समाज के ताने सुनने के बाद वह उसी सूर्यकांत के सामने एक उम्मीदवार के रूप में बैठी थी। सूर्यकांत के चेहरे पर एक कुटिल और व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने अपनी कुर्सी पीछे की और नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर सीधे नंदिनी की साधी के उस फटे हुए पल्लू पर जाकर टिक गई जहां पिन लगी हुई थी। सूर्यकांत की आंखों में वही पुराना घमंड और नफरत साफ झलक रही थी। वह सोच रहा था कि आज वह इस कमरे में नंदिनी को इतना जलील करेगा कि वह रोते हुए यहां से भाग जाएगी। अध्यक्ष गजेंद्र ने नंदिनी का बायोडाटा पढ़ाते हुए शुरुआत की। तो नंदिनी, आप एक बहुत ही छोटे गांव से आती हैं और आपने अपनी पूरी पढ़ाई छात्रवृत्ति के सहारे पूरी की है। ये बहुत ही सराहनीय है। हमें बताइए कि आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहती हैं।
नंदिनी ने एक पल के लिए सूर्यकांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसकी आंखें एकदम शांत और दृढ़ थीं। सर, मैंने अपने जीवन में अभाव और प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को बहुत करीब से महसूस किया है। गांव में जब एक गरीब को न्याय नहीं मिलता, जब एक महिला को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, तो कागजों पर लिखे कानून बेमानी लगने लगते हैं। मैं उन कानूनों को कागज से निकालकर जमीन पर उतारना चाहती हूँ। मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहां न्याय किसी की हैसियत देखकर नहीं, बल्कि उसका हक देखकर मिले। गजेंद्र इस सटीक और स्पष्ट जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बाकी सदस्यों की तरफ इशारा किया। दो अन्य सदस्यों ने नंदिनी से अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर सवाल पूछे, जिनका नंदिनी ने बद्दी ही बेबाकी और गहराई से उत्तर दिया। अब बारी सूर्यकांत की थी। उसने अपना चश्मा ठीक किया और मेज पर उंगलियां बजाते हुए एक गहरी और चुभने वाली आवाज में सवाल किया। नंदिनी जी, एक प्रशासनिक अधिकारी का पद बहुत गरिमामयी होता है। जब एक अधिकारी जनता के सामने जाता है, तो उसका व्यक्तित्व और उसका पहनावा उसकी गरिमा को दर्शाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप आज इस इतने बड़े साक्षात्कार में एक फटी हुई सादी पहनकर आ गई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपका यह पहनावा इस गरिमामयी पद का और इस साक्षात्कार समिति का अपमान है? अगर आप खुद को सलीके से नहीं रख सकती, तो एक पूरे जिले को कैसे संभालेंगी? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। बाकी सदस्य भी इस व्यक्तिगत और तीखे हमले से थोड़े असहज हो गए। गजेंद्र ने सूर्यकांत की तरफ थोड़ी हैरानी से देखा, लेकिन उन्होंने बीच में दखल नहीं दिया। वे देखना चाहते थे कि यह उम्मीदवार दबाव की इस स्थिति को कैसे संभालती है। सूर्यकांत को लगा कि उसने नंदिनी की सबसे बद्धी कमजोरी पर वार किया है। उसे लगा कि नंदिनी अब घबरा जाएगी, रो पड़ रहेगी या माफी मांगने लगेगी। लेकिन नंदिनी ने अपनी कुर्सी पर अपनी पीठ सीधी की। उसने अपनी फटी हुई साध्वी को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना सिर गर्व से उठाया और सूर्यकांत की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, सर, मुझे लगता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा उसके कपड़ियों के धागों में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके संघर्ष में बसती है। मेरी यह साध्वी आज सुबह बस स्टैंड की भीड़न में एक कील से फंसकर फट गई थी। मेरे पास दो विकल्प थे। या तो मैं इस फटी साध्वी की शर्म से साक्षात्कार छुड़ाकर वापस अपने गांव लौट जाती, या फिर मैं अपने पिता के उन आंसुओं और अपनी 5 साल की उस तपस्या का सम्मान करती जिसने मुझे आज इस कुर्सी तक पहुंचाया है। नंदिनी की आवाज में कोई कंपन नहीं था। वह बिल्कुल स्थिर थी। मैंने दूसरा विकल्प चुना सर, क्योंकि मुझे लगता है कि यह फटी साध्वी मेरी गरीबी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मेरे उस अदम्य साहस का प्रतीक है जिसने मुझे हर मुश्किल हालात से लड़ना सिखाया है। अगर मेरे कपड़े फटे हैं तो क्या हुआ? मेरे विचार नहीं फटे हैं सर। मेरी नीयत मैली नहीं है, और एक जिले को संभालने के लिए महंगे कपड़ों की नहीं, बल्कि एक मजबूत और साफ नीयत की जरूरत होती है, जो मेरे पास है। नंदिनी का यह जवाब सुनकर अध्यक्ष गजेंद्र के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ नोट किया। सूर्यकांत तिलमिला उठा। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हो गया था। एक गंवार औरत जिसे उसने घर से निकाला था, आज उसी के सामने उसे ज्ञान दे रही थी। सूर्यकांत ने अपना अगला दांव चला, जो पूरी तरह से व्यक्तिगत और दुर्भावनापूर्ण था। बहुत ही किताबी बातें करती हैं आप नंदिनी जी। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए एक औरत है जो बहुत महत्वाकांक्षी है। वह अपने पति के घर में है, लेकिन उसके सपने इतने बड़े हैं कि वह अपने पति के परिवार और उसकी इज्जत की परवाह नहीं करती। वह अपने स्वार्थ के लिए अपने अधिकारों का रोना रोकर अपने पति का घर छोड़ डेन देती है। एक ऐसी औरत जो अपना घर नहीं बचा सकी, जो एक पत्नी के रूप में पूरी तरह विफल रही। क्या आपको लगता है कि समाज को ऐसी महत्वाकांक्षी और स्वार्थी औरत के हाथों में प्रशासन की बागडोर सौंप देनी चाहिए? इस सवाल ने कमरे के तापमान को अचानक बढ़ा दिया। हर कोई समझ गया था कि यह एक साधारण सवाल नहीं, बल्कि एक सीधा प्रहार है। गजेंद्र ने सूर्यकांत को टोकना चाहा, मिस्टर सूर्यकांत, यह सवाल थोड़ा, लेकिन नंदिनी ने अपना हाथ हल्का सा ऊपर उठाया। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस केस स्टडी का उत्तर देना चाहूंगी। गजेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया। नंदिनी ने सूर्यकांत को ऐसे देखा जैसे कोई शेरनी अपने शिकार को देखती है। सर, आपकी इस केस स्टडी में एक बहुत बड़ी वैचारिक खामी है। आपने उस औरत को स्वार्थी और विफल करार दे दिया,
बिना यह जाने कि उसने घर क्यों छोड़ दा। मान लीजिए सर कि वह औरत स्वार्थी नहीं थी। मान लीजिए कि उसका पति एक बहुत बद्धा अधिकारी था, लेकिन उसकी सोच बहुत छोटी थी। मान लीजिए कि वह पति उस औरत की किताबों को फाड़ देता था, उसे बेइज्जत करता था और उसे अपने जूतों के बराबर समझता था। सूर्यकांत के माथे पर पसीना चमकने लगा, उसकी मुट्ठियां कस गईं। नंदिनी ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। सर, हमारे देश का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। अगर कोई औरत घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाती है और अपनी गरिमा बचाने के लिए उस घुटन भरे घर को छोड़ डाच देती है, तो वह औरत विफल नहीं है, वह एक विजेता है। उसने कोई घर नहीं तोड़ा, बल्कि उसने अपने आत्मसम्मान को टूटने से बचाया है। और प्रशासन को बिल्कुल ऐसी ही औरतों की जरूरत है सर। क्योंकि जो औरत अपने हक के लिए खद्दी हो सकती है, जो बिना किसी सहारे के शून्य से शुरुआत करके यहां आपके सामने बैठ सकती है, वह इस देश की हर उस बेबस और मजलूम औरत की आवाज बन सकती है जिसे समाज की दकियानूसी सोच जूतों के नीचे रखना चाहती है। नंदिनी का जवाब जैसे कोई हथौड़ा था जो सीधा सूर्यकांत के अहंकार पर पड़ा था। सूर्यकांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वह बुरी तरह हार चुका था। अध्यक्ष गजेंद्र, जो एक बेहद अनुभवी व्यक्ति थे, उन्हें पूरी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने सूर्यकांत की आंखों में जो घबराहट देखी और नंदिनी की आंखों में जो सच्चाई देखी, उससे वह पूरी कहानी का अंदाजा लगा चुके थे। गजेंद्र ने तुरंत साक्षात्कार खत्म करने का फैसला किया। बहुत ही शानदार जवाब नंदिनी। आपका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। मुझे लगता है कि इस देश को आप जैसी निडर और ज़मीनी हकीकत को समझने वाली प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा साक्षात्कार यहाँ समाप्त होता है, आप जा सकती हैं। नंदिनी खद्दी हुई। उसने शालीनता से सबको प्रणाम किया, लेकिन जाने से पहले वह एक पल के लिए सूर्यकांत के सामने रुकी। सूर्यकांत ने नजरें नीची कर ली थीं। नंदिनी ने बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें किसी प्रकार का गुस्सा नहीं, बल्कि जीतने का अथाह सुकून था। वह मुद्दी और उस कमरे से बाहर निकल गई। उसकी वह फटी हुई साध्वी अब उसे किसी महारानी के लिबास से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गजेंद्र ने अपनी फाइल जोर से मेज पर पटकी और सूर्यकांत की तरफ मुद्द कर सख्त लहजे में कहा, मिस्टर सूर्यकांत, आपने आज इस साक्षात्कार समिति की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आपके व्यक्तिगत द्वेष और पूर्वाग्रह आपके सवालों में साफ झलक रहे थे। मैं इस दुर्व्यवहार के लिए विभाग को एक रिपोर्ट भेजूंगा। और जहां तक उस लड़चकी का सवाल है, मेरे पूरे करियर में मैंने उससे अधिक योग्य उम्मीदवार आज तक नहीं देखा। सूर्यकांत का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं खोया था, बल्कि आज उसने खुद की इज्जत भी गंवा दी थी। कुछ महीनों बाद जब यूपीएसएससी का रिजल्ट आया, तो नंदिनी ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि उसने पूरे देश में टॉप रैंक हासिल की थी। जिस पिता ने अपनी पेट काट कर उसे पढ़ाया था, आज वही पिता अपनी आईएएस बेटी के साथ गर्व से खड़े रहा था। और जिस आदमी ने उसकी हैसियत जूतों के बराबर बताई थी, वह आज उसी व्यवस्था में नंदिनी से निचले पद पर काम करने को मजबूर था। दोस्तों, कपाडिराडे कभी किसी इंसान की काबिलियत तय नहीं कर सकते, और किसी भी औरत के स्वाभिमान को कभी उसकी कमजोरी समझने की भूल मत कीजिएगा। क्योंकि जब एक औरत अपने सम्मान के लिए लड़ने पर आती है, तो वह इतिहास रच देती है, ठीक नंदिनी की तरह। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।